चलिए, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट KMnO4 स्टार्ट होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरे KMnO4 इतनी जगह फैला है, पूरी केमिस्ट्री में KMnO4 दिखेगा तुमको। तुम ध्यान से सोचो, अगर तुमको एल्कीन का टेस्ट करना है तो तुम क्या करते हो? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, याद है थोड़ा बहुत? तो एल्कीन, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, अरे हॉट KMnO4, कोल्ड KMnO4, बेयर्स रिएजेंट ऑर्गेनिक में भरे पड़े हुए हैं। मैं ऑर्गेनिक का भी KMnO4 आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर फिजिकल में आप जाओ, चैप्टर 1 में टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, स्टॉकियोमेट्री, मूल कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स टाइट्रेशन वहां भरा पड़ा हुआ है। इनऑर्गेनिक में तो पूरी जगह रिएक्शन KMnO4 की भरी पड़ी हुई है। KMnO4 रियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और KMnO4 का नाम जैसे ही आता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेटिन के रिएक्शन, तो ऐसे जैसे वो कीड़े नहीं रहते, ऐसे चलते रहते हैं, बड़े गंदे टाइप के, उनको देख के अरे यार, वो बहुत सारी कौन सी सेंटीपीड ऐसे ऐसे चलती है ना, वो मेरे को बड़ी गंदी लगती है देख के। वैसा बिल्कुल लोगों को, बच्चों को वैसा ही लगता है KMnO4 K2CR2O7, ठीक है? तो लेकिन कल का K2CR2O7 पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब वो अच्छा लगने लगा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं KMnO4। चलो मेरे साथ आ जाओ, KMnO4। देखो, KMnO4 का नाम हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया पोटेशियम पर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है? और एक और K2MnO4, ये भी अपने को साथ में पढ़ना है, इसी के थोड़ा सा इसका कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखो, इस पर चार्ज है -2 और इस पर चार्ज है -1। पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, ये +1, तो ये MnO4 पर चार्ज है -2 ये, और इस पर चार्ज है -1, तो ये नाम हुआ पोटेशियम परमैंगनेट और ये नाम हुआ पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तो अब कंफ्यूज नहीं होना दोनों, नहीं तो तुमको ये मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि स्टूडेंट को केवल क्या दिखता है, KMnO4 ही दिखता, K2MnO4 दिखता ही नहीं, ठीक है? तो KMnO4 एंड K2MnO4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब KMnO4 पढ़ने के पहले हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चलता। सबसे पहले क्या मालूम, किसी को पढ़ना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक? तो MnO4 आयन का स्ट्रक्चर, MnO4 आयन का स्ट्रक्चर, तब देखो MnO4 आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7, ठीक है? Mn क्या है? 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या आ जाएगा? 3d5 4s2 4p0, ये हो गया 3d5 4s2 4p0, यही होता है ना? वन 2 3 4 5 S, और ये हो गया इधर, ये P हो गया। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +7, ठीक है? अच्छा, मुझे अपनी कॉपी में MnO4 बना के बताओ और ये बताओ कि उसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं। MnO4 बनाओ अपनी कॉपी में, और MnO4 का सिर्फ बॉन्ड बनाना है तुम्हें, मुझे बताना है Mn और ऑक्सीजन के बीच टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं। बनाओ जल्दी तुम लोग। चलो मैं बनाता हूं, सिंपल बना के बताता हूं। ये देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और इधर 1 पर चार्ज है और K जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये K जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव हो गया, ये आयनिक बॉन्ड है। अब बताओ कितने बॉन्ड है? बोलो 7। इसका मतलब Mn और ऑक्सीजन के बीच टोटल 7 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? अनपेयर। तो यहाँ तो 5 ही है, तो क्या करो? एक्साइट कर दो। आता है ना, इसको हीट किया Mn को, तो Mn का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करो स्पीड से। हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो एक्साइट करके मैं सीधा यहां बना देता हूं, ठीक है, एक्साइट करके मैं सीधा यहां बना देता हूं। तो ये एक्साइट किया हमने और मैंने इसको यहाँ पे सीधा यहां बना दिया, ये देखिए, ये बना दिया। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से देखना। ये जैसे 5 है, 5 ये अंगुलियां हैं, तो इनमें जोड़े होते हैं। ये 5 है तो इनमें जोड़े हैं, ये 2 एक साथ रहते हैं और ये 3 एक साथ रहते हैं। ये कहलाते हैं टीपू जी और ये कहलाते हैं ईजी। एक हो गया, ये है तो डी, सभी डी है, और डी में एक हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये 2 अलग हो गए, ठीक है। और ये एक एक्स वाई है, ये वाई जेड है और ये एक्स जेड है, और ये ऐसी, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। ये कौन सा हो गया? एस। अब बताओ ये किसके हैं? ये डी का है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया D3S, D3S। अब अगर मान लो D3S और SD3 दोनों दिया हो तो करेक्ट D3S ही होगा, क्योंकि ये N-1 है, ये देखो 3 है, और ये कौन सा है? 4 है। समझ आ गया? ये N-1 वाले हैं और ये कौन सा है? N वाला है, तो D3S हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब बताओ, हाँ इधर सामने देखना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड चाहिए तुम्हें इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड चाहिए तुम्हें इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड चाहिए तुम्हें इसमें, और एक सिग्मा, ये देखिए बन जाएंगे 4, 1 2 3 4 हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ गए? अब तुमको क्या चाहिए? पाई बॉन्ड चाहिए, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? फिर 3 चाहिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले, ये पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है इधर, ये इधर दूसरा पाई बॉन्ड है, ये, और ये तीसरा पाई बॉन्ड है। ऐसे 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो इधर, ये एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ध्यान देना, ये एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए अनहाइब्रिड पड़ा है, ये अनहाइब्रिड है। ये एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए अनहाइब्रिड पड़ा है, और एक ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये कौन सा है? पी। ये कौन सा है? पी। और ऑक्सीजन में हमेशा कौन सा होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो, ऑक्सीजन में कौन से होते हैं? पी। ये भी पी है अनपेयर्ड, ये भी पी है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये एक बॉन्ड बन गया किससे? एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन इससे बनाएगी क्या? पाई। समझ आ गया? तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन बना रही है सिग्मा और दूसरा बना रही है पाई। तो पाई बनाने में देखो, एक हो गया ये पी, और इसका कौन सा है? ये देखो, बोलो इसका कौन सा है? पी। ये भी पी, एक पी, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ये हो गया पी। तो एक हो गया पी पाई पाई बॉन्ड, और इधर देखो ये डी पड़े हैं 2, और इसका तो हमेशा कौन सा रहेगा? पी। तो एक ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला या ये वाला हो गया, इसका कौन सा रहेगा? डी, और इसका कौन सा रहेगा? पी। तो ये हो गया डी पाई पी पाई, ये हो गया डी पाई पी पाई, ये हो गया आपका डी पाई पी पाई,
ये डी पाई पी पाई हो गया। अब बताओ समझ आ गया? तो क्वेश्चन पूछा जाए कि KMnO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो KMnO4 इज D3S हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इन विच PP पाई बॉन्ड एज वेल एज D पाई P पाई, ये D इसका P इसका, ये देख लो D इसका D इसका और P इसके रहेंगे। So there is D pi P pi pi bond as well as P pi P pi pi bond present in the MnO4 and its structure is, देखो जरा स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, जल्दी बताओ कैसा नजर आ रहा है? ये तो आयनिक बॉन्ड, इसको हटा दो, कैसा नजर आ रहा है? टेट्राहेड्रल, कैसा नजर आ रहा है? टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रक्चर इसका हो गया टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो ये MnO4 का स्ट्रक्चर हो गया। बताओ कोई परेशानी हो तो? समझ आ गया सबको? हटा दिया जाए? तो व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन MnO4 आयन? तो इट इज D3S। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अब सभी में K2Cr2O7, K2Cr4, KMnO4 सभी में D3S हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। बता दें आप इसको। आप वही चीज इसको देखो, अब इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ आ गया? बस सिर्फ एक बात लास्ट, D3S हाइब्रिडाइजेशन, बस इस सबका रिजल्ट क्या है? D3S हाइब्रिडाइजेशन। और सोचो MnO4 आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 4 6 1 7। चलिए सबसे पहले 4 ऑक्सीजन है, 1 डबल बॉन्डेड हो गया, ये 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गई, फिर ये देखिए ऑक्सीजन, फिर ये देखिए ऑक्सीजन, इनसे क्या जुड़ा हुआ है? इनसे नेगेटिव चार्ज है, इनसे क्या जुड़ा हुआ है? K। ये देखिए ये बन गया K2MnO4, पर एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया? अनपेयर्ड। ये ही सबसे खास बात है, यही सबसे खास बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया है, ठीक है, यही सबसे खास बात। बाकी तो फिर भाई 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा, वही 4 सिग्मा है, D3S हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है। खास का इसको देख रहे हो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, इसकी अपन आगे की और प्रॉपर्टी भी समझेंगे। पैरामैग्नेटिक है, जबकि वो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वो डायामैग्नेटिक है। MnO4 आयन वो कैसा है? वहां डायामैग्नेटिक लिख लेना, यहाँ पैरामैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिक है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो कैसा है? MnO4 आयन ये वाला, ये डायामैग्नेटिक रहेगा, वहां कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। इसका तो क्लियर हो गया ना सबको? तो बहुत सिंपल बात हो गई। चलिए लिखिए जल्दी।
तो ये आपका, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री वाली सारी बातें आपको समझा दी। आपको कंफ्यूजन तो नहीं? टेट्राहेड्रल लिख लेना, लिखा है कि? तो टेट्राहेड्रल कभी क्वेश्चन आए, कंपेयर करो, तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, सही है। ठीक है, MnO4 आयन परमैग्नेट आयन है डायामैग्नेटिक, और मैग्नेट आयन है पैरामैग्नेटिक। बोथ आर D3S हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब जो आपको लास्ट ईयर 2019 में एक क्वेश्चन आया है कलर प्रॉपर्टी पर, वह पहले समझाते हैं, फिर क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। तो अपन MnO4 आयन और MnO4 -2 आयन, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जरा बताओ, Mn में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ 3D5 4S2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो क्या बचा? 3D0 4S0। बोलो, क्या यह कलर्ड होना चाहिए? बोलो, D0 है, कल आपने लिखा है पिछली क्लास में, मतलब पिछली दो पहले। कलर प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर प्रॉपर्टी T2G2 EG transition, DD transition in the visible region. Ions are colored. Transition ions are colored because of DD transition, because of T2G2 EG electronic transition in the visible region. आपको ध्यान होना चाहिए। पर आप ये बताओ, क्या इसमें DD transition पॉसिबल है? बोलो, अरे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसी का दूसरा नाम बोलो T2G2 EG ट्रांजिशन, क्या ये होना चाहिए? तो अब बताओ, ये सामने तुम्हारे D0 रखा है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसके कारण कलर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। आ गया समझ में? तो इसके कारण इसकी कलर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्या तुम्हें याद है इसका कलर कैसा होता है? इसको याद है MnO4 आयन का कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है? पर्पल, पर्पल कलर होता है इसका, या कुछ जगह पिंक भी मिलता है। पिंक और पर्पल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पिंक और पर्पल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पिंक कलर या पर्पल कलर का होता है MnO4। अब बताओ, यदि पिंक कलर है तो क्या इसके कलर का एक्सप्लेनेशन होता है इससे? नहीं, इसका मतलब कुछ और चीज है। तो क्या होना चाहिए? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू रट डालना, ये आपको लास्ट ईयर आया, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन from charge transfer transition from ऑक्सीजन, यहां देखो, ऑक्सीजन टू Mn। यार ऑक्सीजन से Mn में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन से Mn में ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का इन विजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन। तो दिस इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोलेंगे? इसके कलर को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात ध्यान रखिए। और साथ में ये क्वेश्चन भी आया, दोनों वो तो एसोसिएट रहते हैं, ये और ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों में अंतर देख लो, ये डायामैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक, ये D3S ये भी D3S, ये भी टेट्राहेड्रल ये भी टेट्राहेड्रल। इसका कलर पर्पल इस कारण से
इसका कलर पर्पल इस कारण से और इसका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर ऑफ MnO4 आयन इज ड्यू टू, अब आंसर दो, इज ड्यू टू DD, इसी के कारण DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या T2G2 EG इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में DD ट्रांजिशन या T2G2 EG ट्रांजिशन हो जाता है, विजिबल रीजन में DD ट्रांजिशन और EG ट्रांजिशन T2G2 EG ट्रांजिशन हो जाता है। इसके कारण इसका कलर आपको दिखाई पड़ता है। बोलो, आ गया समझ में? तो यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अच्छा, ये क्यों हो गया इसमें? क्योंकि इसमें क्या था, एक, अभी देखा तुमने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ था डी में, वो बचा हुआ था, वही डी ट्रांजिशन करेगा। तो ये इसकी कलर प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन हो गई। तो मुझे लगता है कि अब कलर प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वही डीडी ट्रांजिशन कर रहा है। अब देखिए अगला, KMnO4 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी में ये पूरा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सामने रख के बैठते हो ना एनसीईआरटी, तो देख लिया करो। एनसीईआरटी सामने रख के बैठ के होना ही चाहिए, एनसीईआरटी मस्ट है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपने को अपना ट्रैक पता होना चाहिए। ट्रेन अगर ट्रैक से अलग हो जाए तो कहीं भी गिर जाएगी। ट्रैक मस्ट बी क्लियर और सामने होना चाहिए। और फिर एक और बात, पूरे 2020 तक के पेपर आपके सामने होना चाहिए। 2020 तक के पेपर आपके सामने होना चाहिए। 40 साल के पेपर पूरे, ठीक है, तुम्हारे से डबल उम्र तक के जितने पेपर है ना, वो पूरे होने चाहिए। उससे फायदा क्या है? अपने को एकदम ट्रेंड समझ आ जाता है कि यार ये आता है, ये आता है। देखो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें समझ आना चाहिए। मैं तो तुम्हें डेली समझाता हूँ, ठीक। तो अगली बात, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रिपरेशन के लिए हमको सबसे पहले ओर की जरूरत है। ओर याद करो, मैग्नीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ओर MnO2, जिसका नाम क्या था? बोलो, पायरोलुसाइट। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट ओर है, अपन लिख चुके हैं। कितनी जगह लिखा है? कई जगह लिखा है, कई जगह इसके रिएक्शन अपन ने पढ़े हैं। तो पायरोलुसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द मैग्नीज। मैग्नीज का ओर है। अब आप इससे जो चाहो वो बना सकते हो MnO2 से। देखो, MnO2 लिया आपने, पहली स्टेप, MnO2 लिया आपने। MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, Mn का। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में KOH के साथ हीट कर दीजिए। क्या कह दिया? वहां भी ऑक्सीजन थी, यहां भी ऑक्सीजन। में याद दिला रहा हूं, वहां भी ऑक्सीजन थी K2Cr2O7 बनाने में, यहां भी ऑक्सीजन। वहां भी अल्कलाइन मीडियम था, यहां भी है। वहां आपने Na2CO3 लिया था,
यहाँ आपने सीधा KOH ले लिया। तो अब मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करना आपको खूब सिखा दिया है, आप करते रहना। तो बताइए MnO2, हमें काम की बात समझना, MnO2 पायरोलुसाइड और is treated with the KOH in the presence of oxygen, K2MnO4 is formed. K2MnO4 is formed. K2MnO4 is formed. क्या बन गया? K2MnO4 बन गया। लिखिए, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको बैलेंस करो तो कर सकते हो कि नहीं? अगर मैं तुमसे बोलूं इसको बैलेंस करो तो कर सकते हो कि नहीं? फिर तो K2MnO4 बन गया। इसको क्या बोलेंगे? पहले क्या बना? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन यहां दिख रहा है तो H2O निकल जाएगा इधर। तो पायरोलुसाइड और बताओ Mn+4 से किसमें बदल गया? Mn6 में। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है, ऑक्सीजन किसमें बदल रहा है? ऑक्सीजन जीरो स्टेट है, ऑक्सीजन का जीरो स्टेट है, किसमें बदल रहा है? -2 में बदल रहा है। अब आप बैलेंस करते रहिएगा। चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ये एम्स में आया है, इस रिएक्शन को पहचानना है और उसमें भी दिया है NCERT में। देखिए इधर क्या दिया। अब आप भूल जाओ कि इसको हटा दो, इसको आप हटा दो। ठीक है, इसको हटा दोगे तो अपने पास क्या आ गया? बोलो, MnO4 आयन आ गया। ये देखिए -1 नहीं, -2 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। इसको ये बन गया। इसको पड़ा रहने दो सॉल्यूशन में, थोड़ा सा एटाइन डाल के इसको पड़ा रहने दो सॉल्यूशन में, अपने आप रिएक्शन होते रहेगा। कौन सा? डिसप्रपोर्शनेशन। कौन सा? डिसप्रपोर्शनेशन में हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि आप उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो यही आप एक बार और लिख लो। ये लिख लिया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। तो ये मैं 2 बार लिखता हूं। डिसप्रपोर्शनेशन में आप भी हमेशा 2 बार लिखते हैं। उसका फायदा क्या होता है? रिएक्शन बैलेंस करने में भी अच्छा रहता है और जो है बात याद भी रहती है। ये लिया हमने। आप थोड़ा सा एटाइन का यूज करेंगे, मीडियम एसिडिक कर देंगे। क्या कर देंगे? मीडियम एसिडिक कर देंगे, एसिड मीडियम। अब ध्यान दो, डिसप्रपोर्शनेशन वो मेथड है, डिसप्रपोर्शनेशन वो रिएक्शन है जिसमें उसी का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन। बताओ, +6 से अगर ऑक्सीडाइज होता है तो किस में जाएगा? ये -1 +7 में ये ऑक्सीडेशन हो गया। +6 से ऑक्सीडेशन हुआ, ये +7 में चला गया। ये देखिए +7 में, और +6 से रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन और कितने? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और यहाँ पर +6 से ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में +4 में कन्वर्ट हो गया। ये +4 में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ, MnO2 में जब ये कन्वर्ट हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन +6 से +4 में गए? बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और गेन करने वाला रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन। तो बताओ, उसी का क्या हुआ? उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। समझ गए?
and the process in which same compound oxidized as well as reduced is called disproportionation. Same compound, same atom, same ion oxidized as well as reduced is called disproportionation. तो ये आपका हो गया। अब बताओ, अगर तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या देखो, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला 2, ये वाला जो 2 दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 2, तो ये आपका बन गया 2, और ये वाला 1 जो दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करते समय, तो ये 1 बन गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो और बैलेंस करो, क्योंकि ये बैलेंस आया है, यही आया है इसमें। और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 2 8 + 4 12 है, यहाँ ऑक्सीजन इस तरफ 12 है, इधर देखो कितने हैं 4 × 2 8 + 2 इधर 10 है। तो बताओ कितने ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, देयर आर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, मोर। और आप किस मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, तो 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, तो आप क्या करो, इधर 2 H2O निकाल दो, ये देखो ऑक्सीजन हो गए बराबर, ये ऑक्सीजन 2 और ऐड कर दिए मैंने, ये 2, तो ये ऑक्सीजन जैसे ही आपने लिखे H2O में, तो इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो बोथ साइड 12 ऑक्सीजन। आप बताओ क्या बैलेंस करना, हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 4, तो यहाँ पर ये 4H आयन लिख दिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपका एग्जाम्पल 2.87 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देख लो एग्जाम्पल 2.87 एनसीईआरटी में मिल गया, ठीक है। देख तुरंत कितना अच्छा रहता अगर अपने सामने एनसीईआरटी होती, अपने को कितना कॉन्फिडेंस आ जाता, हाँ यार बिल्कुल है, ठीक है। बड़ा कठिन लग रहा था, अगर मैं ये एम्स में आया है, ये क्वेश्चन एम्स में डायरेक्ट आया, एम्स का पेपर अगर हो तो उसमें भी देख लेना, एम्स में भी आया, ये आईआईटी में भी आया है क्वेश्चन, आईआईटी में भी देख लेना, सभी जगह देख सकते हो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ समझ आ गया सबको, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या आया है, अब वो क्वेश्चन भी समझ लो। सबसे पहले तो एक बार आपको मिलेगा मैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम में, मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट इनटू, तो आंसर हो गया पर मैग्नेट एंड MnO2, MnO4 आयन एंड MnO2, ये आया। फिर एम्स में जो आया है वो मैं बता रहा हूं, व्हेन मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट है, इसके नीचे मैग्नेट लिखना, बार बार लिखना, मैग्नेट आयन इज disproportionate in acidic medium, what will be the fraction of formed product? ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनका फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। टोटल MnO4 कितने दिख रहे हैं तुमको, ये 2 ये है, 1 ये, टोटल कितने हो गए 3। ध्यान से सुनना, हमारे पास टोटल आयन कितने हैं, ये 3। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 पेन है, मेरे पास ये 3 पेन है, 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिया। अब आउट ऑफ 3 2 इसको मिले, आउट ऑफ 3 1 इसको मिला, तो टोटल मेरे पास कितने हैं 3। आउट ऑफ 3 ये 2 बन रहे हैं, तो ये जो हमको मिल रहा है ये 2/3 मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है हमको 1/3 मिल रहा है। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको एम्स में पूछा गया है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन MnO4 magnet ion disproportionate in the acidic medium? तो आंसर है टोटल से 3, after the complete balance the MnO4 minus 2 ions are 3, out of 3 2 is MnO4 minus 1 and 1 is MnO2, thus 2/3 and 1/3
are the friction of these ions. हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? तो भाइयों अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए आपको, और मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम्स में आने वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया क्या है, और नीट में आने वाला क्वेश्चन भी समझा दिया, आया हुआ क्वेश्चन आने वाला भी हो सकता है, ठीक है। और 2.87 is the example of NCR. अरे मैं क्लीन कर देगा। ठीक है, तो भैया आपको एकदम क्लियर हो गया कि नहीं अभी ये? अब ये तो जो तरीका हुआ, ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन हमको अगर मान लो KMnO4 बड़ा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सी जगह यूज में आता है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, कितना KMnO4 की जरूरत है। अब हमको KMnO4 को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 इसको हटा दें। कर दें प्लीज, इसको लिख लिया सब लोग? जल्दी लिखो, लिख लो, लिख लो। एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िए, एक एक वर्ड, बिल्कुल किसी भी तरह कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि हम ट्रेवलिंग शुरू ही ना करें, एक तो तरीका होता है कि हम ट्रेवलिंग मतलब यात्रा शुरू ही ना करें, मतलब पढ़ना शुरू ही ना करें। अब पढ़ना शुरू कर दिया, सोचो कि अब यहाँ से अपन ने पढ़ना शुरू किया, यहाँ अपना इस डेट पे एग्जाम है, जो भी डेट है एग्जाम का वहां, और हम यहाँ तक आ गए हैं, पढ़ पढ़ के इतना आ गए हैं, ठीक है। अब या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, तो इधर जाओगे तो भी उत्तर ही जाना है, इधर जाओगे तो भी उत्तर ही जाना है, तो फिर इधर जाने में ही फायदा होता है, हमेशा इधर जाने में ही फायदा होगा। क्यों? समझ आ गया? टाइम तो आपका उतना ही जाना है, तो हमेशा आगे ही बढ़ना है, स्लो बढ़ो लेकिन आगे बढ़ो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। एक तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, और कम टाइम में ज्यादा बने ये भी चाहिए, सस्ता बने ये भी चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, ये जो K2MnO4 बना है, इस MnO4 आयन को ले लिया। देखिए दूसरी स्टेप, पहली तो वही है, पहली वही है, दूसरी स्टेप में ये जो आपने MnO4 -2 आयन लिया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट आयन है, इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन करो। ध्यान से सुनना, क्या करना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करोगे तो ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगी, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगी। अब जरा सोचो कि ऑक्सीडेशन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे बस।
इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इसका कीजिए, ये +7 में बदल जाएगा। ये मैग्नेट से पर मैग्नेट हो गया। ये मैग्नेट से क्या हो गया, इसमें पर लग गए। ठीक है, मैग्नेट से पर लग गए, पर मैग्नेट हो गए। पर जानते हो ना कि नहीं जानते? हिंदी में पर का मतलब होता पंख। तो अब कभी आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आए तो पहला स्टेप ये है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द MnO4- आयन गिव पर मैग्नेट आयन। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी। अब अगर मान लो मुझे इसे लैब में बनाना है तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी करना है। तो नाम भले ही ना रहे, लेकिन आपको तरीका तो मालूम होना चाहिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करना होगा, इसे देखिए, Mn+2 आयन को पराक्सी एसिड पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा देते हैं तो बन जाता है। तो लिखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन। देखो, कोई लेबोरेटरी प्रिपरेशन नाम से नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, बस ये Mn+2 आयन, ये देखो Mn+2 आयन, और ये सबको याद है H2S2O8, ये H2S2O8 का नाम क्या था, पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका ये H हटाया तो इस पर